वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे क्वेश्चन पेपर के बारे में जो कि सेकंड सेमेस्टर का है और मेजर कोर्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये बीए का कहीं ना कहीं पे एक सब्जेक्ट है जिसको हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं, राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र कहते हैं। उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास बीए सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में, इसको दिखाने का प्रयास। वैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर को मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन ये भी पेपर मेरे पास आया तो इस पर मैंने सोचा डिस्कशन कर दिया जाए। आप देखेंगे इसमें भी जितने भी प्रश्न पूछे गए होंगे वो मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हुए होंगे। पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स यानी कि राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं और कुछ अवधारणाएं होती हैं उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना होता है बीए सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। तो उसी से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं अपने मॉडल पेपर में और वहीं से क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आ जाते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही लगभग 90% से अधिक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप अभी शुक्ला स्टडी पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करके लाइक कर सकते हैं, मोटिवेशन हमारा बढ़ा सकते हैं और इसी प्रकार से वीडियोस पाने के लिए। देखिए टाइम आपको 3 आवर्स का दिया जाता है यानी 3 घंटे का। अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 होते हैं। ओके, और जो मिड टर्म परीक्षा होती है और जो आपका चाल चलन होता है उसके हिसाब से आपको बाकी 25 नंबर वगैरह दिया जाता है। हालांकि चले नोट कर रहे हैं आपसे कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ पर मतलब कि एज पर डायरेक्शन यानी सभी खंडों से निर्देश के अनुसार प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। सेक्शन ए बी सी 3 खंडों में बटा हुआ होता है पेपर। सेक्शन ए यानी खंड आ की बात की जाए तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आप क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं, उनके आंसर को आपको लिखना होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इसको लेकर के विशेष निर्देश ये दिया आता है कि अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर इन रिक्वायर्ड नॉट एग्जिस्ट मतलब कि एक्सीडिंग वर्ड्स यानी कि आपको लगभग और लगभग बात की जाए तो 75 यानी 75 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 75 शब्द आपको एक उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त है। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर यानी अंक का है। अधिकतम 75 यानी 75 अंकों में अति लघु उत्तरीय उत्तर अपेक्षित है यानी देना है आपको। 5 क्वेश्चन इस प्रकार से आपको करने पड़ेंगे। 3 नंबर का एक प्रश्न है, 15 नंबर आपका यहीं से तैयार होगा। आइए देखते हैं कि किस किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटिकल साइंस में और ऐसे ही प्रश्न होंगे जो कि मैंने चर्चा करी होगी। प्रश्न है द थियरी ऑफ द डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट यानी राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया था कि राज्य का जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है इसको पढ़ लीजिएगा। और भी मैंने बताया था कि जो भी ऐतिहासिक सिद्धांत है उसके बारे में और एक सामायिक समझौता इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। देखिए अगला प्रश्न वहीं पर आपसे पूछा गया कि जो है डी जेवर एंड डी फैक्टो सॉवर्निटी यानी वैध तथा वास्तविक संप्रभुता। ठीक है, 2 प्रकार की संप्रभुता के बारे में मैंने 2 पक्षों के बारे में चर्चा करी थी और कहा था संप्रभुता जो होती 2 प्रकार की होती, तो एक वैध और एक वास्तविक। तो दोनों संप्रभुता के बारे में आपको यहाँ पर बताना था 75 शब्दों में। अगला प्रश्न था मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय सरकार के गुण भी बताना है हमको और दोष भी। इसके गुण को भी मैंने बताया है और दोष भी बताया है। जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, संसदीय सरकार होती है जो कि खास करके भारत की प्रणाली है सॉरी, तो इसके गुण भी मैंने बताए हैं और दोष भी बताए हैं, आप लोगों ने देखा होगा इसको। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए द प्रिंसिपल्स ऑफ जो है मतलब कि एनार्किज्म या एनार्सिज्म, तो इसके बारे में अराजकतावाद के सिद्धांत। अराजकतावाद का मतलब क्या होता है कि जहां पर कोई राजा ना हो। ठीक है, यानी कि राजा आ माने होता नहीं, राजकता माने राज ना हो, वाद माने विचारधारा। ठीक है, तो ऐसी विचारधारा जो कि बिना राजा के राज की कल्पना करती हो उस विचारधारा को हम अराजकतावाद कहते हैं। तो इसके सिद्धांत के बारे में भी मैंने चर्चा करी और बताया भी था अराजकतावाद के बारे में। वहीं अगला प्रश्न डिफाइन जो है लेजिटिमेसी यानी कि वैधता को परिभाषित कीजिए। इसके बारे में मैंने आप पर चर्चा करी होगी इस पॉइंट पर। तो इस प्रकार से आप देखिएगा लगभग समस्त मुद्दों पर मैंने चर्चा करी है और आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा होगा, तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न हुए होंगे। सेक्शन बी की बात की, खंडबा की, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न यहाँ से आने थे, देखिए आप सभी लोग। नोट कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस
ईच क्वेश्चन कैरीज 75 मार्क्स, शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि जो है एक्सकीडिंग 200 वर्ड्स। ओके, यानी आपसे कह रहा कि नोट निम्नलिखित 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, मतलब 3 प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 7.5 नंबर का है, और 200 शब्दों में एक एक प्रश्न के उत्तर को आपको लिखना है, लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, तनिक इस पर विचार करें। प्रश्न कह रहा है कि इज पॉलिटिकल साइंस आ साइंस, हाउ डू यू थिंक इज द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल साइंसेस। यानी कि आपसे कह रहा है कि क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, और इस पर मैंने चर्चा भी करी थी कि राजनीति विज्ञान ना तो विज्ञान है और ना ही वो कला है, अर्ध विज्ञान है, यानी कि वो विज्ञान और कला का मिला जुला रूप है। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी विषय वस्तु है जिसमें कला के भी तत्व विद्यमान हैं और साइंस के भी तत्व विद्यमान है, यानी कि विज्ञान के भी। तो दोनों प्रकार के मैंने चर्चा करी थी, दोनों मुद्दों पर चर्चा करी थी, तो ये बात आपको यहाँ पर डिफाइन कर देनी थी। आगे कह रहा कि आपके विचार से राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों से किस प्रकार से भिन्न है। बिल्कुल भिन्न है उसमें, चूंकि इसमें तमाम प्रकार की चीज़ें आप देखती हैं। तो ये इस प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि जैसे पॉलिटिकल साइंस, नाम तो पॉलिटिकल साइंस है, तो कुछ चीज़ें इसमें हैं जो कि वैज्ञानिकता पर खरी उतरती हैं, जैसे कि जो विषय वस्तु क्रमबद्धता के साथ, जो विषय वस्तु सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होती है, उसको हम विज्ञान की कैटेगरी में रखते हैं, जो भविष्य का ज्ञान बता सकती है, जो तमाम प्रकार की चीज़ें का मतलब कहीं ना कहीं पे जो है भविष्य बता सकती है और तथ्यात्मक जानकारी देती है, प्रयोग करता है, तो उस प्रकार की विषय वस्तु होती है। जैसे जनरली अगर बताऊं मैं, गणित हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, ये सब प्राकृतिक विज्ञान आप मान सकते हैं। ये क्या है, जो है पॉलिटिकल साइंस, ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। तो वही हमको सिद्ध करना है कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान जो प्राकृतिक यानी जो नेचुरल साइंस है उससे किस प्रकार से अलग है, इसके बारे में मैंने शुरुआत में ही चर्चा करी है। निश्चित तौर पर ये पॉलिटिकल साइंस की प्रकृति के बारे में जानने का प्रयास था। इस प्रश्न का मेन मंतव्य था, मेन या मुख्य उद्देश्य या पूछने का जो एक प्रकार से नज़रिया था, यही था कि उसकी प्रकृति यानी नेचर आप बताएं, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति जानना चाह रहा था एग्जामिनर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि हाउ वुड यू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ जो है रेशियल फेमिनिज्म इन अंडरस्टैंडिंग जेंडर इनइक्वालिटी। यानी आपके अनुसार, जब भी देखिए आपके अनुसार, यानी वो आप पर जो है एग्जामिनर जो भारत के युवा हैं उनकी मानसिकता को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। भारत के जो कहीं ना कहीं पे हमारे युवा वर्ग है उनसे जानने का प्रयास कर रहा है कि वो युवा वर्ग जो कि बीए कर रहा है, जो कि बैचलर डिग्री लेने जा रहा है, उसके मन में किस प्रकार के विचार पनप रहे हैं और वह किसी मुद्दे के प्रति किस प्रकार से सोचता है, उसको जानना चाह रहा है, ना किताब में लिखी हुई बातों को जानना चाह रहा है। तो जब भी आप उत्तर लिखें और ख़ास करके आपके अनुसार जब बात की जाए तो आप उसमें जो भी आपकी विचारधारा है उसको लिखेंगे, क्योंकि कोई भी उत्तर ना तो गलत होता है और ना सही होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं जो किताब में लिखा है वही सारी चीज़ें सही है। जो बातें आपकी विचारधारा में, कोई चीज़ दुनिया में गलत नहीं है, कोई चीज़ दुनिया में सही नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हर मामले में समय परिस्थिति इन सभी के हिसाब से हर चीज़ की परिभाषा और हर चीज़ बदल जाती है। तो आपको यहाँ पर आपके विचारों को रखना था और विचार सभी के अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी दिन इस पर चर्चा करूँगा बहुत डीप लेवल। आप सोचेंगे कि दुनिया में कोई चीज़ सही नहीं हो रही है, या जो भी कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हो सकता है वो हमारे लिए सही लेकिन दूसरे के लिए वो हानिकारक हो सकता है। चलिए, हालांकि मैं अगर इन सभी पर चर्चा करूंगा तो बहुत सारे ज्ञानी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि तुम पढ़ाओ, तुम्हारा काम है पढ़ाना, बीच में बोलते बहुत ज़्यादा हो, बहुत सारे लोग कहते। तो हालांकि उन्हीं सब की ध्यान रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कह रहा है कि आपके अनुसार लैंगिक असमानता यानी लिंग के आधार पर जिस प्रकार से आप देखते हैं स्त्री पुरुष, तो इसमें किस प्रकार से असमानता है, तो उसको समझने के लिए उग्र नारीवाद की क्या भूमिका रही है, किस प्रकार से जो नारीवाद की भावना रही, नारीवाद में भी एक उग्र नारीवाद आप देखते होंगे। उग्र नारीवाद समझ रहे हैं ना, जिस प्रकार से आप देखते हैं धीरे धीरे एक नरम दल था, कांग्रेस में एक गरम दल आकर के आया, उग्र राष्ट्रवाद। एक राष्ट्रवाद था, एक उग्र राष्ट्रवाद, जो कि राष्ट्रवाद के लिए मर मिटने की भावना रखते थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप देखिएगा लैंगिक असमानता में नारियों पर जो अत्याचार हुआ, जो घरेलू हिंसाएं हुई, उनके हिसाब से उनको कुछ लोगों ने उन पर, चाहे दलित विमर्श की बात करें, चाहे हिंदी साहित्य में या अलग अलग जो है क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप देखते हैं स्त्रियों के लिए अब नए नए कानून, महिला सशक्तिकरण हो या फिर अन्य कोई कानून,
तो उग्र नारीवाद की जो भावना रही है उसके द्वारा किस प्रकार से लैंगिक असमानता पे, जहाँ पर पहले लैंगिक असमानता कुछ दूसरा रूप था उसका, किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि उग्र नारीवाद के आने से किस प्रकार से जो है लैंगिक असमानता में किस प्रकार से कमियां आई हैं और उग्र नारीवाद का क्या प्रभाव पड़ा या क्या भूमिका रही लैंगिक असमानता को खत्म करने में, ये यहाँ पर समझाना था। बढ़िया प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द वेरी सॉरी वेरियस टाइप्स ऑफ जो है प्रेशर ग्रुप्स, यानी जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, दबाव समूह जो होता है उसके प्रकार कई सारे होते हैं। तो मैंने बताया दबाव समूह के बारे में, कई बारे में, मतलब कई चीज़ों के बारे में। तो आप देख सकते हैं प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, दबाव समूह जो होते हैं, इसके बारे में चर्चा मैंने करी है। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं और लिख भी सकते थे। तो ये भी प्रश्न आपका हो जाता तीनों, मतलब जो है खंड आवास, मतलब कि जो 2 प्रश्न थे। अगला सेक्शन से यानी खंड सा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, इसके लेकर के निर्देश दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज जो है 15 मार्क्स, आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल। ओके, यहाँ पर आपको डिटेल में लिखना है, लगभग 500 शब्दों में आपको उत्तर देना है। कह रहा है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब 5 प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। एक प्रश्न का उत्तर अगर आप सही तरीके से देते हैं विस्तृत तरीके से, 15 नंबर मिलेगा आपको, यानी 500 शब्दों के लगभग में आप लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम में जब भी बीए का एग्जाम हो खास करके, तो लिखने में मत चूकिएगा, कॉपी भर करके आइएगा, आप जो भी कुछ लिखेंगे नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, बस उसी से रिलेटेड होना चाहिए। प्रश्न है कि एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियर, मतलब कि बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल थियरी, डिस्कस द केसेस ऑफ राइज ऑफ बिहेवियरिज्म। यानी कि कह रहा है आपसे कि राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवादी उपागम के महत्व का परीक्षण कीजिए, व्यवहारवाद के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपकी एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न क्या है? क्लियर द डिफरेंस। अगला प्रश्न क्या है? क्लियर द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। यानी एकात्मक और संघात्मक दोनों सरकारों के बारे में चर्चा करी है, अंतर आपको बताना है, और इसके गुण, यानी एकात्मक सरकार के गुण और संघात्मक सरकार के गुण, संघात्मक और एकात्मक सरकार के, मतलब की सरकारें जो होती हैं इनके दोष को भी आपको बताना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एकात्मक सरकार, इसके बारे में परिचय देंगे। उसके बाद में हेडिंग डालेंगे संघात्मक सरकार, इसका थोड़ा सा परिचय। उसके बाद में एकात्मक और संघात्मक सरकार में अंतर हेडिंग डालेंगे, उसमें 4-5 अंतर, लगभग 5 अंतर लिख दीजिएगा। उसके बाद में हेडिंग डालेंगे एकात्मक जो है सरकार के गुण, ठीक है, फिर संघात्मक सरकार के गुण, उसके बाद में लिखेंगे एकात्मक सरकार के दोष, फिर लिखेंगे एकात्मक सरकार के जो है दोष। तो इस प्रकार से आपको संघात्मक सरकार के जो है गुण और दोष, तो इस प्रकार से चाहे तो आप ऐसे लिखें, एकात्मक सरकार लिखें तो एकात्मक सरकार के बारे में परिभाषा दें, उसके गुण बताएं, उसके दोष बता दें। उसके बाद में संघात्मक सरकार की परिभाषा, उसका गुण, उसका दोष बता दें। फिर उसके नीचे आपको जो है दोनों में अंतर लिखने में आसानी होगी। जब आप उसकी परिभाषा वगैरह को समझा देंगे तो परिभाषा लिख करके भी आप 1-2 अंतर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें थोड़ा चालाकी दिखा सकते थे, मैंने बताया भी है। आगे समझते थोड़ा सा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे 11वां प्रश्न है कि राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद की विचारधारा पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। चूंकि पूंजीवाद का प्रबल जो है कहीं ना कहीं पे घोर परंपरावादी जो पूंजीवाद था एक प्रकार से अपना प्रबल रूप धारण जब कर रहा था, उसी समय कार्ल मार्क्स व्यक्ति का उदय होता है और उसका वर्ग संघर्ष का विचारधारा हो, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो, या इसी प्रकार से दास कैपिटल आपने पुस्तक पढ़ी होगी। अच्छा, सबसे शर्म की बात ये मुझे लगी कि आप लोग सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं और मैंने एक पोल डाला था कि दास कैपिटल किसकी रचना है, और वो है कार्ल मार्क्स की, और लगभग उस पर बहुत सारे लोगों ने लगा दिया क्या, वो शुरू जो पहला ऑप्शन था उसको लगा दिया वो सभी लोगों ने। गलत है बाबू, वो दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही है उसका। ओके, तो पूंजीवाद विचारधारा जो है कहीं ना कहीं पे इसको दबा दिया जब जो है जो ये आए वर्ग संघर्ष वाले, यानी कि कार्ल मार्क्स। अगला है आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कंट्रीब्यूस, मतलब कि कंट्री जो है कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी संविधानवाद जिसको कहते हैं। डिस्कस द फीचर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज मतलब कि इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी संविधानवाद से आप क्या समझते हैं, संविधानवाद की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्या संविधानवाद सीमित सरकार की अवधारणा से संबंधित है?
बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न संविधानवाद के बारे में मैंने बताया है। ओके, 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पावर, अथॉरिटी एंड जो है लेजिटिमेसी। तो इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा, नहीं शक्ति क्या होती है, प्राधिकार क्या होता है और वैधता, इन तीनों के बीच को हमको समझना पड़ेगा और इन तीनों के बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, इसको भी बताना है। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न आपका हो जाता। तो ये बढ़िया बढ़िया प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। इनमें से 2 प्रश्न मतलब 3 प्रश्न आपको छांटने थे, लगभग हो जाते हैं आपके प्रश्न। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर को देखा होगा तो हो गया होगा निश्चित तौर पर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। धन्यवाद।